नमस्कार. रयतेचा दरबारमध्ये आपणा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. निरनिराळ्या सकारात्मक प्रयत्नांची माहिती आपण आपल्या ह्या कार्यक्रमातून करून घेतो, ज्याला उत्तम प्रतिसाद आम्हाला मिळत आहे. त्याबद्दल अनेक अनेक धन्यवाद. मंडळी, रयतेचा दरबारसाठी अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आपण सगळ्यांनी नुकताच साजरा केला. जनता दरबार आणि रयतेचा दरबार या दोन्ही दरबारांचे 400च्या वर एपिसोड झालेत. तो क्षण आपण साजरा केला. त्यासाठी माननीय शेखर गायकवाड सर, माननीय अशोक काकडे सर उपस्थित होते. या प्रसंगी अशोक काकडे सर, डॉक्टर रामचंद्र साबळे सर, माननीय सुमंत पांडे सर, विजय सागर सर, विवेक वेलणकर सर यांचा खास गौरव करण्यात आला. समाजासाठी प्रचंड काम करणारी ही व्यक्तिमत्व आहेत. या साऱ्यांच्या सहभागामुळे आपले हे दोन्ही दरबार यशस्वी झाले आहेत. 20 ऑगस्ट 2012च्या पहिल्या एपिसोडपासून आजवरची आपली वाटचाल आम्ही सांगितली. खूप छान वाटलं. फक्त सकारात्मक विचारांनी प्रेरित असलेला आणि वेगवेगळ्या विषयांवरची सविस्तर आणि विश्वासार्ह माहिती देणारा हा आपला कार्यक्रम रयतेचा दरबार. या कार्यक्रमाची पूर्ण 2 तासांची फिल्म आपण बघू शकाल आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर. जरूर बघा, आमच्या आनंदात सहभागी व्हा. त्यासाठी एकमेकांना मदत करू, एकमेकांची काळजी घेऊया आणि सगळ्यांचं जगणं समृद्ध करूया. त्यासाठीच रयतेचा दरबार. मंडळी, आज रयतेच्या दरबारची सुरुवात आपण आनंदात केलेली आहे आणि तोच आनंद आपल्या आजच्या विषयात सुद्धा आहे. कारण आज आपल्या दरबारामध्ये दाखल झालेले आहेत वॉटरमॅन ऑफ इंडिया किंवा भारताचे जलपुरुष माननीय डॉक्टर राजेंद्र सिंहजी. आपल्या भारत देशाच्या जलनीतीचे शिल्पकार आहेत. त्यांच्या ज्ञानातून, अनुभवातून त्यांनी वाळवंटामध्ये नंदनवन फुलवलेलं आहे. त्यांच्या कार्याला तोड नाही. मंडळी, जागतिक दुष्काळ आणि पूर नियंत्रण आयोगाचे ते अध्यक्ष आहे. प्रचंड मोठा असाच हा बहुमान आहे. या आयोगाचा 2023चा रिपोर्ट आला तो त्यांनी आम्हाला दाखवला. ते म्हणाले, जलनीती ह्या विषयामध्ये भारत विश्वगुरु होता. आज हम दुनिया के गुरु नहीं हैं. हम गुरु जब तक हम इन पंच महाभूतों से निर्मित इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को चलाने वाला भगवान हमारे साथ था, हमारी आत्मा में था, हमारे शरीर में था. हम जितना प्यार अपने शरीर को करते थे उतना ही इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को करते थे. अब ना तो हमारे मन में इस पानी का सम्मान है. पानी अब बोतल में बिकता है, बोतल में खरीद के हम लोग पीते हैं. तो जब पानी का बाजार बन जाए, जब पानी बाजार की चीज़ बन जाए, तो फिर नीर का सम्मान कहाँ? फिर नीर कैसे नारायण हो सकता है? बाजार में नारायण नहीं रहता. नारायण तो हमारी आत्मा में रहता है, हमारे मन में रहता है, हमारे मस्तिष्क में रहता है. त्यासाठीच पाण्याची शक्ती आपण ओळखली पाहिजे. और यदि भारत को सचमुच दोबारा से विश्व गुरु बनना है ना, तो पानी ही बना सकता है. पानी के अंदर वो शक्ति है कि यदि हम अपने पानी को ठीक से कर लें तो पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन भी करता है. तो ये जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेव्स हैं, यदि हमारे पास पानी होगा तो हरियाली होगी, हमारे एटमॉस्फेयर हेल्दी होगा. और जब हमारा एटमॉस्फेयर हेल्दी होगा तो हम भी हेल्दी होंगे. तो युवाओं को यदि हेल्दी रहना है तो फिर इस धरती को हेल्दी बनाना, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको ठीक रखना और इस एटमॉस्फेयर को हेल्दी बना के रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वर्षा जल को सहेजने का काम करें. मुळात जागतिक दुष्काळ आणि पूर नियंत्रण आयोग नेमकं काय करतो तेही समजून घेऊया. पिछले साल में हमने 544 कार्यक्रम पिछली पूरी दुनिया में आयोजित किए. 544 पूरी दुनिया में. और करीब करीब पहले ही साल में हमने 20 देशों में धरती पर रियल काम शुरू कर दिया. 20 देशों में.
हज़ारों जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं पानी के, वो उनका निर्माण का काम शुरू हुआ, ड्राउट एंड फ्लड का। तो ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि पिछले साल विश्व जन आयोग ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम किए, कितने काम किए। मेरा इतना ही कहना है कि ये जो सुखाड़ बाढ़ विश्व जन आयोग है वो भारत के अनुभवों को पूरी दुनिया में रिएप्लिकेट एंड स्केलिंग अप कर रहा है। मंडळी, ह्या साऱ्यांनी सांगली जिल्ह्यातली अग्रणी नदी आहे ना ती पुनरुज्जीवित केली आहे आणि त्यासाठी राजेंद्र सिंहजी सांगलीला गेले होते। जैसे मैं अभी अग्रणी से आया हूँ, मैं 2 दिन की यात्रा करके अग्रणी नदी की आया। जब हम पहली बार गए थे वहाँ 20-25 साल पहले, तब वहाँ कुछ नहीं था। 2013 में गए तब कुछ नहीं था, और 2013 में वो नदी बिल्कुल सूखी हुई थी, लोग विस्थापित हो गए थे, डिस्प्लेस्ड हो गए थे, और जो अंगूर की खेती थी वो ख़त्म हो गई थी, अनार फेल हो गया था। तो मुझे याद है कि हम जब अग्रणी नदी में गए और हमने काम शुरू किया तो हमारे काम के लिए भी पानी हम दूर से लेके आते थे। जब बिलौडी में पहला काम सबसे शुरू हुआ तब भी उसके कंस्ट्रक्शन के लिए पानी बहुत दूर से आता था। लेकिन गांव के लोगों के अंदर जो करिश्मा है वो जादुई है। इनको एक बार यदि लग जाए और इनको लगे कि ये काम करना है तो कर देते हैं। शुरू में जब वो हमने बिलौडी का बांध बनाया तब हमें लगता था कि ये इतना बड़ा काम कैसे होगा, पर एक काम होने के बाद जो गति तेज हुई, अब उस पर 108 बन गए और वो नदी पूरी बह रही है। ऐसे लगता है जैसे गंगा जी बह रही हैं, गंगा आ गई है यहीं सांगली में गंगा आ गई है। नदीचा प्रवाह लोकांच्या मनातून वाहतोय, किती सुंदर विचार है ना। तो जब नदी लोगों के अंदर उतर जाती है तो फिर तो आनंद ही आनंद होता है। तो अग्रणी नदी में और महाकाली नदी, अग्रणी नदी के पास ही महाकाली नदी है, दूसरी एक नदी है, वो तो बिल्कुल रिकॉर्ड में ही नदी नहीं बची थी। तो जब हमने उस पर काम किया और वो नदी बहने लगी तो संयोग से अच्छे कलेक्टर थे, उनको हमने कहा भाई ये इस नदी का कम से कम नाम तो नदी करो। तो कलेक्टर ने उसका नाम भी फिर महाकाली नदी हमारे कहने से ठीक किया। मंडळी, आपण ही 2015 साली म्हणजे 8 वर्षांपूर्वी या अग्रणी नदीच्या पुनरुज्जीवनाबद्दल एक एपिसोड केला होता 2015 साली सप्टेंबर महिन्यामध्ये। तेव्हा ह्या कामाची सुरुवात झाली होती आणि त्या अल्प कामातही अग्रणी नदी खळाळून वाहिली होती। त्या क्षणीचा आनंद, मनोगत किंवा नेमकं काय यांनी काम केलं हे आपण सगळं लोकांपर्यंत पोहोचवलं होतं। नदीकाठच्या गावाच्या प्रत्येक गावातनं 8-10 प्रतिनिधी गोळा होऊन आणि ते अग्रणी नदी संसद ही अशी संकल्पना आहे। आणि मूळ सुरुवात ही अशी आहे की अग्रणी बारमेकराचा हे राजेंद्र राणा जलबिरादरीचे संस्थापक सदस्य, आणि त्याच्यावर आमचे डॉक्टर वोरा आणि संपतराव पवार यांनी केलं। हा एपिसोड आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आहे, जरूर बघा। अग्रणी नदी के लोगों का काम क्यों दिखता है? अग्रणी नदी क्यों बहने लगी? महाकाली क्यों बहने लगी? क्योंकि अग्रणी और महाकाली में लालच नहीं था लोगों का। उन्होंने जो बादल से निकली पानी की बूंदें थी उनको पकड़ के धरती के पेट में रख दिया, और धरती के पेट में से किसी एक ने नहीं निकाला, सबको बराबर हक मिला। इसलिए सबने अपने पानी की एक एक बूंद का समता से, सादगी से, सहजता से उपयोग किया, और जल के उपयोग की जो दक्षता थी वो बहुत तेजी से बढ़ाई। तो ये जो अच्छा काम था अग्रणी का, उसका परिणाम आज पूरे महाराष्ट्र में दिखने लगा है। या अग्रणी नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा अनुभव सोबत घेऊन आपल्या राज्य सरकारने एक नवीन अभियान तयार केलं, चला जाणूया नदीला। अग्रणी के इस प्रयोग से कासल गंगा पर इन्होंने एक बहुत अच्छा अध्ययन किया, इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाई। ऐसे ही हमारी अग्रणी पर एक इतनी अच्छी रिपोर्ट बनी। तो ये जो अनुभव था, इस अनुभव को महाराष्ट्र सरकार ने अपना लिया और अमृत महोत्सव
में चला जानू या नदीला कार्यक्रम शुरू हुआ। चला जानू या नदी का जो कार्यक्रम है उसमें 109 नदियों पर अब पुनर्जनन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस प्रक्रिया से पहले सब लोगों को नदी के साथ जोड़ने के लिए नदी को जाने, नदी की पाठशाला, बहुत तरह के कार्यक्रम करके नदियों की वाइट पेपर, श्वेत पत्र तैयार हो रहा है कि नदी में क्या प्रॉब्लम है, उसका समाधान क्या है, उसका समाधान समाज और राज्य मिलके कैसे कर सकता है। तो समाज और राज्य का जो साझा काम है, समाज और राज्य दोनों मिलकर कैसे अपनी नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। देखो, मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझसे 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर करना, देखना कि ये जो चला जानू या नदी का कार्यक्रम है, 1 साल के अंदर अंदर इसका प्रभाव आपको धरती पर दिखने लगेगा। तो ये जब राज्य और समाज मिलके कोई काम करता है तो उसका असर जल्दी होता है। हमें अग्रणी नदी महाकाली नदी को जिंदा करने में, पुनर्जीवित करने में दशक लगा, एक पूरा दशक हो गया, पूरा दशक, आज 10 साल हो रहा है पूरा। लेकिन यदि राज्य और समाज दोनों मिल जाएं तो जिस काम को हमें करने में 10 साल लगे उसको राज्य समाज मिलकर 2 साल में कर सकता है। चला जाणूया नदीला या अभियानाद्वारे 109 नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचं काम सुरू करण्यात आलं आहे। नदी के किनारों पर हरियाली बढ़ानी पड़ेगी। आज यहाँ की नदियों में 3 संकट हैं। पहला संकट है नदियों की ज़मीन पर अतिक्रमण। जितनी भी जल संरचनाएं हैं उन पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। दूसरा है प्रदूषण, और तीसरा है जो बड़े लोग हैं वो शोषण करते हैं। तो अतिक्रमण, प्रदूषण, शोषण का एकमात्र इलाज है सबसे पहले हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं महाराष्ट्र में, उनकी ज़मीनों की पहचान करना और उनका चिन्हीकरण करना और उनका सीमांकन करना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन एंड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि जिस जल संरचना का रिकॉर्ड ठीक नहीं है उसको नोटिफाइड करना, उसको राजपत्रित करना, उसको रिकॉर्ड में ठीक से उसका रिकॉर्ड बनाना। नद्यांच्या संरक्षणासाठी ही खूप चांगली सुरुवात झालेली आहे। पण मंडळी, नुकताच भारतातल्या प्रदूषित नद्यांच्या बाबतचा अहवाल जाहीर करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये 603 नद्यांमध्ये 311 नद्यांची क्षेत्र प्रदूषित आढळलेली आहेत। त्यातही आपल्या राज्यातल्या किंवा महाराष्ट्रातल्या 55 नद्यांचा प्रदूषित नद्यांमध्ये समावेश आहे। म्हणजेच देशामध्ये प्रदूषित नद्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या नंबरवर आहे। ये पॉल्यूशन कौन कर रहा है? आज सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाली सरकारी संस्थाएं हैं। सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो सरकारी है, पंचायत है, वो सरकारी है। तो नदियों में जो गंदा पानी डालती हैं वो तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत ही डालती हैं। तो गंदा, ये पॉल्यूशन करने वाली तो सरकार है। तो सरकार को स्ट्रिक्टली ये नियम करना पड़ेगा कि हमारा महाराष्ट्र में रिवर और शूवर को सेपरेट करना। जो गंदा पानी है, जो फैक्ट्रियों का एफ्लुएंट पानी है वो अलग रहे और जो बारिश का अच्छा पानी है वो अलग रहे। अभी क्या हो रहा है कि अभी बारिश के पानी में गंदा पानी मिलके सारे पानी को ख़राब कर देता है। देखो, महाराष्ट्र की नदियाँ इस वक्त भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और ये पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि बम्बई शहर 5 नदियों का शहर था। बम्बई के लोग ही नहीं जानते कि बम्बई में कोई नदी बहती है, वो कहते हैं वो गंदा नाला है। तो जब लोगों के मन में नदी की पवित्रता और उसके किनारों की हरियाली ना बचे तो फिर वहाँ नदी कहाँ। तो महाराष्ट्र की नदियाँ ज़्यादातर तो पोल्यूट हो गई हैं, नाले बन गई हैं, और जो छोटी नदियाँ थी, जो छोटे स्प्रिंग थे, वो सूख कर मर गए हैं। ये नदियों को नाला बनने की कहानी और नदियों को सूखने की कहानी बिल्कुल हमारा ये जो आधुनिक विकास का चश्मा है,
ये जो हमारा लालची विकास का चश्मा है, उस लालची विकास ने इन नदियों को मारा है और सुखाया है। मैं जब लालची विकास कहता हूँ तो बहन जी मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है लालची विकास वो होता है कि जब आप सामने वाले से केवल लेने की कोशिश करते हैं, उसको देने की कोशिश नहीं करते, और आपके मन में ये नहीं आता है कि मैं जो आज दूसरे से ले रहा हूँ उसको मुझे देना भी है। जब आप केवल लेने की बात करते हैं, उसको वापस लौटाने की नहीं सोचते, तब धरती, नदी, ये जो हमारा भगवान है, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो भी ची बोल जाता है। जे आपण घेतोय ते परत करायचं असतं, ही जाणीव नष्ट व्हायला लागली आहे का? इस राज्य की गति बहुत तेज है। ये जो राज्य है, ये विकास की गति में भारत में एक ज़माने में सबसे आगे था। तो जो सबसे आगे होता है उसके पास जो खजाना है वो तो उतना ही है। कोई खजाना तो ऐसा होता नहीं है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमने इस धरती माँ के खजाने से, धरती के बैंक से जो भी कुछ हमारे पास डिपॉजिट था उसको निकाल लिया। तो अब हमारे सामने चुनौती ये है कि धरती माता को देने से ज़्यादा हम उससे ले रहे हैं। तो जब हम लेने ज़्यादा लगते हैं तो आपका जो खाता है वो खाली हो जाता है। तो आज महाराष्ट्र में अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन उन अच्छे कामों का जो प्रभाव है वो इसलिए प्रत्यक्ष देखने में मुश्किल है क्योंकि हम रिचार्ज से ज़्यादा डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो जब आपका रिचार्ज से ज़्यादा डिस्चार्ज होता है तब ये संकट सामने आता है कि भाई इतने काम सरकार कर रही है, समाज कर रहा है, लोग कर रहे हैं, फिर भी उसका प्रभाव दिखता क्यों नहीं। पर मैंने ये है कि महाराष्ट्र के लोग अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं और सबसे ज़्यादा यदि उनको कोई बात लग जाए तो उसको करते हैं। समाज आणि सरकार एकत्र मिळून जर का काम करतील ना तर तिथे यश नक्कीच मिळेल असा विश्वास डॉक्टर राजेंद्र सिंहजींनी आमच्यापाशी व्यक्त केला। यदि समाज समझकर अपने आप कुछ काम करने लगेगा तो कुछ बिगाड़ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन यदि आप उसको दबाव डाल के उससे कुछ कराओगे तो आपको दिखेगा कि वो काम कर रहा है, पर उसका असर दिखेगा नहीं। तो तुम्हारे जो सवाल का जवाब है वो ये है कि भैया काम तो बहुत हो रहे हैं महाराष्ट्र में, पर कोई करवा रहा है, समाज को खुद करने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। तो जब समाज खुद तैयार होकर करने लगता है तब बिना पैसे के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब मैंने कहा ना कितने सारे काम हो गए, 108 बांध बन गए अग्रणी नदी पर, महाकाली नदी पर, और सब पानी से भरे हैं, एक भी बांध टूटा नहीं, एक भी नहीं टूटा। और वो तो गांव के लोगों ने मिलके बनाए थे, सारे के सारे जो ये लोगों ने बांध बनाए बहन जी, उसमें से एक नहीं टूटा है, मन से किया है। इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि यदि हम काम का अच्छा स्थायी सनातन प्रभाव डालना चाहते हैं, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है सदैव नित्य नूतन निर्माण होते रहना, उसमें बिगाड़, विस्थापन और विनाश ना हो, उसमें से निर्माण ही निर्माण हो, वो कभी मरे ना। जो काम आदि अनंत होता है वो सनातन होता है। और ये जो पानी का काम है ये तो वाकई ही सनातन है। आपलं राज्य पाणीदार बनवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे याही बाबतीत त्यांनी मार्गदर्शन केलं। महाराष्ट्र को पानीदार बनाने के लिए जल साक्षरता, सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन और हमारे महाराष्ट्र का जो फसल चक्र है उसको वर्षा चक्र के साथ जोड़ने का काम करना पड़ेगा। यदि आप महाराष्ट्र के फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ नहीं जोड़ेंगे तो आप कितना ही पानी ले आओ दुनिया से, मांग की आपका पानी की पूर्ति नहीं होगी।
सबसे ज़्यादा पानी हमारे महाराष्ट्र की फसलों पर खर्च होता है। इसलिए हमारा जो फसल चक्र यदि वर्षा चक्र के साथ जुड़ेगा तो हमारी फसलें फेल नहीं होगी। आज महाराष्ट्र का किसान क्यों परेशान है? क्योंकि दुष्काल पड़ता है, बीज बोता है, बारिश नहीं हुई, फसल फेल हो जाती है, तो उसका बेचारे का बीज का भी घाटा आ गया। तो हमें महाराष्ट्र को पानीदार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़ना। म्हणजेच पडणारा पाऊस, उपलब्ध पाणी आणि त्यावर आधारित पिकं घ्यायला पाहिजेत. साधं सोपं गणित आहे, पण ते आपल्याला का जमत नाहीये हा प्रश्न प्रत्येकाने आपल्या मनाला विचारण्याची गरज आहे. अर्थात ह्या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा येणारा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे असा विश्वास डॉक्टर राजेंद्र सिंहजींना आहे. मुझे बहुत आशाएं हैं क्योंकि हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है वो थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील है और उसने जो अभी ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को देखना शुरू किया है। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको पता है कि हमारी धरती को बुखार चढ़ गया है और जब किसी को बुखार चढ़ता है तो उसका खोपड़ा जो है ख़राब हो जाता है, मिजाज बिगड़ जाता है। तो आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने हमारी धरती को बुखार और मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। अभी वक्त है कि हमारे युवा लोग खड़े हों और दो काम करें। एक तरफ बादल से निकली हर बूंद को पकड़ के उसका संरक्षण का काम करें और दूसरी तरफ जो भी जल हमारे पास उपलब्ध है उसके उपयोग की दक्षता बढ़ा के स्किल डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने का काम करें तो हमारा भविष्य उज्जवल है। मंडळी, डॉक्टर राजेंद्र सिंहजींचं कार्य अफाट आहे. त्यांनी आम्हाला निरनिराळे दाखले दिले, अनुभव सांगितले, किस्से सांगितले, त्यांचं ज्ञान त्यांनी आमच्यापर्यंत पोहोचवलं. हे सगळं आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये नक्कीच जाणून घेऊया. जागतिक दुष्काळ आणि पूर नियंत्रण आयोगाचे हे अध्यक्ष जे जगाला जलनीतीबाबत मार्गदर्शन करत आहेत, दिशा दाखवत आहेत, जे आपले भारतीय आहेत, हा फार मोठा सन्मान आहे. या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाला सलाम. त्याच अनुषंगाने आपला आजचा विषय तुम्हाला कसा वाटला ना हे तुम्ही जरूर सांगा. मंडळी, आणि डॉक्टर राजेंद्र सिंहजी रयतेच्या दरबारमध्ये सहभागी होणं हा आमच्या सर्वांसाठी किंवा आपल्या सगळ्यांसाठी खूप भूषणावह अशीच ही बाब आहे. त्याच अनुषंगाने तुमच्याकडे काही माहिती असेल, प्रश्न असेल, सूचना असतील त्या तुम्ही आमच्यापर्यंत पोचवू शकता. संपर्कासाठी आमचा पत्ता आहे रयतेचा दरबार@gmail.com. जरूर आमच्याशी संपर्क साधा. रयतेच्या दरबारमधले हे जे सगळे एपिसोड आहेत ना हे तुम्ही वारंवार बघू शकता आपल्या यूट्यूब चॅनलवरून. जनता दरबार आणि रयतेचा दरबार या दोन्ही नावाने आपली यूट्यूब चॅनल आहेत जी तुम्ही सबस्क्राईब करण्याची गरज आहे. रयतेचा दरबार आम्ही प्रसारित करत असतो दर सोमवारी रात्री 9 वाजता सह्याद्री वाहिनीवरून. सोमवारचाच हा एपिसोड आम्ही पुन्हा प्रसारित करत असतो दर शनिवारी सकाळी 8 वाजता सह्याद्री वाहिनीवरून. सोमवार रात्र 9, शनिवार सकाळ 8 हे जे दोन्ही एपिसोड आहेत ना हे तुम्ही लाईव्ह बघू शकता सह्याद्री वाहिनीच्या फेसबुक पेजवरून. जरूर बघत राहा, कारण आम्ही ही जी माहिती तुम्हाला सांगतोय ना या माहितीच्या उपयोगामुळे अनेकांचे लाभ होत आहे किंवा होऊ शकतात. हा मात्र ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपण सगळ्यांनी पोचवायला पाहिजे. त्यासाठी रयतेचा दरबार आपण बघायला पाहिजे. लक्षात ठेवा, चांगल्यातून नेहमी चांगलंच घडतं ही उक्ती सार्थ ठरवणारा हा आपल्या सगळ्यांचा कार्यक्रम रयतेचा दरबार. त्यासाठीच एकमेकांना मदत करू, एकमेकांची काळजी घेऊया आणि सगळ्यांचं जगणं समृद्ध करूया. त्यासाठीच रयतेचा दरबार.